Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. In the previous episode, we have finished till question 4.19. Here we are going to start from 4.20 onwards. So let's start the lecture. So देखते हैं question 4.20. The magnetic field is set up using a Helmholtz coil is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 Tesla. एक्चुअली हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल क्या होता है, ये हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन सीरीज़ में कर चुके हैं. शायद मैंने आपको डायरेक्टली वो नहीं बताया वो कोई हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल है, बट दैट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में दिया है. आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज 4.16 और 4.17, आप चेक कर लेना. तो उसमें क्या होता है, दो कोएक्सियल कॉइल्स के बीच में जिसमें सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो एंड कोएक्सियल कॉइल के बीच में इन अ स्मॉल रीजन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है. दैट इज़ व्हाट हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल. ओके, तो ये होता है. तो इसमें बोला है इन अ स्मॉल रीजन द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. स्मॉल रीजन में इन बिटवीन द स्मॉल रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला. सो यहाँ तक का पार्ट आपको क्वेश्चन का समझ आया, क्योंकि क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, दो पैरेलल कोएक्सियल कॉइल्स हैं, इनके बीच में स्मॉल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने प्रूव भी किया था कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस क्वेश्चन में. तो रिवीजन जो है अपना प्रॉपर रखिए. 4.20 क्वेश्चन पे है, मतलब इससे पहले के क्वेश्चन को आप मेक श्योर कि आपने उनको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज किया है. सिर्फ क्वेश्चन को इनके न्यूमेरिकल्स की तरह मत कीजिए, कॉन्सेप्ट बेसिस पे कीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्चुअल में कन्वर्ट होकर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. जब आप अलग से कंसेप्चुअल करेंगे और एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा हुआ है. तो विद इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो पता चल जाएंगे. एनीवेज, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमें ये गिवन है. इन द सेम रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस. इतना तो समझ आ गया होगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और द नॉर्मल टू द एक्सिस डाल दिया. ठीक है, कितना उसका वो है मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, that is given. I think this is the magnitude of the electric field. Okay, we'll see later. देखते हैं. A narrow beam of charged particles all accelerated through a, बहुत सारे particles बोला है, accelerated through a potential difference of 15 kV enters in a region direction perpendicular to the both the coil and the axis. तो अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी गई है, मीन्स क्रॉस्ड फील्ड हो गया हमारा यहाँ पर. ठीक है, क्रॉस फील्ड हो गया और चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराया है. बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया है. ठीक है, पहले तो हम एक ही पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के देखेंगे. पोटेंशियल जो है उसका कितना है, 15 किलो वोल्ट्स. चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द बीम रिमेन अनडिफ्लेक्टेड. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया तो बीम रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, ऐसा बोला है. मेक अ सिंपल गैस. सो व्हाट द बीम कंटेन, वो बीम कौन सा हो सकता है वो बताना है. एंड द वाई आंसर इज़ नॉट यूनिक, इसका रीज़न देना है. तो वो चीज़ बाद में देखते हैं. पहले हम ये देख लेते हैं कि वो बीम जो आया और इस क्रॉस्ड फील्ड में आने के बाद अनडिफ्लेक्टेड हो गया, वो बीम कौन सा होगा. इन शॉर्ट हमें ये फाइंड करना है. हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डाला गया है और उस फील्ड में एक पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया गया है और वो पार्टिकल उस क्रॉस्ड फील्ड में आके अनडिफ्लेक्टेड हो गया. ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. क्रॉस फील्ड में आके पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो गया, तो हमें
जो है उस पार्टिकल को गैस करना है कौन सा पार्टिकल। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। कोई भी पार्टिकल अगर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में आता है एक साथ और वो अनडिफ्लेक्टेड हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया वो डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, और अगर उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उतना फोर्स लग जाए तो डेफिनेटली पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वही कंसेप्ट करेंगे कि जो पार्टिकल है हमारा, पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, इफ द पासिंस द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड इन क्रॉस्ड फील्ड, ठीक है, पार्टिकल हमारा क्लॉज फील्ड में आके अनडिफ्लेक्टेड हुआ है, यानी मैग्नेटिक फोर्स उसका इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा उसका, क्यू वी है, ये पोटेंशियल नहीं है, वी वेलोसिटी, क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। आपने चैप्टर पढ़ा है, क्यू ई होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। सो यहाँ से हमारा v इक्वल्स टू ई बाय बी, ये हो गया हमारा। अब बात आती है वेलोसिटी क्या होगी उसकी, बट पोटेंशियल इज गिवन, ओके, पोटेंशियल इज गिवन, वी डोंट नो द वेलोसिटी, तो उसकी हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मीन्स अगर वो द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v, देन इट मस्ट गेन सम वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू वी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमें चार्ज पार्टिकल, हमें उसका चार्ज पार्टिकल का चार्ज नहीं मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू वी, ओके, चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलिए, v स्क्वायर, ओके, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन 2qv अपॉन m, ठीक है। सो ये हमारी वेलोसिटी हो गई। तो ये वेलोसिटी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वेलोसिटी, तो v इसका स्क्वायर कर लेते हैं, नहीं तो, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके। सो v विल बी 2qv, ये v हमारा यहाँ पर पोटेंशियल है, ये v, कैपिटल V इज पोटेंशियल, स्मॉल v इज वेलोसिटी, ठीक है, बाय m इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ओके। सो q बाय m जरा हम उसका कैलकुलेट करते हैं, तो दैट विल बी ई स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू 2v, देखिए ये करेक्ट लिखा है मैंने, कोई मिस्टेक नहीं किया है, 2v ये हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट q बाय m, q बाय m रेशो से मुझे उस चार्ज पार्टिकल के बारे में कुछ पता चल सकता है। सो व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, 9 इंटू 10⁵, ओके, एंड इसका स्क्वायर करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इज 0.75 इंटू 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच, 15 इंटू 10⁻3। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, q बाय m। व्हेन यू कैलकुलेट दिस, आप कैलकुलेट कीजिए इसको, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 4.8 इंटू 10⁻7, ये हमारा यूनिट होगा कूलम पर केजी। तो ये मेरा चार्ज बाय मास का रेशो आ जाएगा, और ये चार्ज बाय मास का जो रेशो है कॉरस्पॉन्ड टू ड्यूट्रॉन्स। तो ये किसके कॉरस्पॉन्ड होता है, ड्यूट्रॉन के। तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा हो जाएगा, ड्यूट्रॉन हो सकता है। तो द चार्ज पार्टिकल मे बी ड्यूट्रॉन, ओके। ड्यूट्रॉन क्या होता है, दैट इज दैट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो द चार्ज पार्टिकल मे बी ड्यूट्रॉन, बट
हमारा जो हीलियम आयन होता है, हीलियम आयन, तो इसका भी चार्ज पार्टिकल 2 चार्ज हो गया एंड द मास जो इसका होगा हमारा ऑलमोस्ट डबल, तो इसका भी Q/m रेशो सेम हो जाएगा। और या फिर लिथियम आयन का अगर हम देखेंगे, लिथियम आयन का, सो ये भी हमारा चार्ज और ये मास इसका डबल ट्रिपल होगा। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा, जो ये जो आयन हो सकता है वो मतलब Q/m रेशो जो है वो हीलियम का या फिर लिथियम का भी हमारा यही होगा। तो इसलिए बोला गया है द आंसर इज नॉट यूनिक बिकॉज दैट चार्ज पार्टिकल मे बी योर हीलियम आयन और लिथियम आयन। तो ये एक्चुअली डाटा बेस्ड थिंग है, तो ये आपको मेमोराइज करके ही आएगी, इस पे स्टडी कीजिए कि क्या होता है। बाकी कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि जनरली हमें मेमोराइज करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए भी मैंने भी इसका डाटा जो है वो क्रॉस चेक किया है एंड देन आई एबल टू नो कि कौन सा आयन हो सकता है, क्या हो सकता है, सिंस इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। सो आपको ये करके अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता चल जाएगा दैट वैल्यू हैज़ कम एंड व्हाट वुड बी Q/m रेशो फॉर दैट। सो डेफिनेटली कोई भी मेमोराइज नहीं कर सकता, कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता। तो आपको जो है इसका थोड़ा सा हीलियम आयन, लिथियम आयंस का स्टडी कीजिए, देन यू विल एबल टू नो कि ये क्या होता है। बट हम इसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं दिस Q/m रेशो इज़ फॉर द ड्यूट्रॉन एंड एज वेल एज दिस कैन बी फॉर द हीलियम आयन एंड द लिथियम आयन। सो द चार्ज पार्टिकल मे बी ड्यूट्रॉन, हीलियम आयन, लिथियम आयन। सो द आंसर इज नॉट यूनिक फॉर दीज डाटास। आंसर्स जो है हमारे वो मतलब चार्ज पार्टिकल में वैरी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.21। इसमें बोला है अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर एंड मास 60 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर एट इट्स एंड। सो हमारे पास क्या गिवन है, ये एक रॉड गिवन है, ठीक है, और इस रॉड के 2 एंड्स को हमने क्या किया है, वायर से सस्पेंड कर दिया है। एक सपोर्ट से किया होगा, वायर को सस्पेंड कर दिया गया है, लटकाया गया है 2 थिन वायर से इस रॉड को, ठीक है। अच्छा, और जो करंट जो है इसमें कितना फ्लो हो रहा है, रॉड में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये जो वायर है इसका मास, सॉरी वायर का नहीं, रॉड का जो मास है वो क्या है हमारा 60 ग्राम। रॉड का मास क्या है 60 ग्राम, ओके। एंड जो लेंथ है रॉड का, इट इज़ ऑल्सो गिवन, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.45 मीटर। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या है क्वेश्चन में, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बोला है 2 पतली वायर्स जिसका मास निग्लिजिबल है, उससे उस एक रॉड है, उसके एंड में 2 वायर्स लटका दी गई हैं जिसका मास इस रॉड का मास 60 ग्राम है एंड लेंथ जो है वायर की वो 0.45 मीटर है एंड इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। एंड अब हमें निकालना है व्हाट मैग्नेटिक फोर्स शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर द टेंशन इन द वायर इज 0। सो ये जो वायर में टेंशन है, ठीक है, ये 0 हो जाए, हम कितना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सेटअप करें, कैसे सेटअप करें। देखिए वायर में टेंशन तब 0 होगा जब हमारा ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे, रॉड पे, मैग्नेटिक फोर्स अगर इसके वेट को बैलेंस कर लेता है, ठीक है, अगर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर लेता है, वेट को बैलेंस कर लेता है, इन दैट केस टेंशन इन द वायर विल बी 0। सो जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा डेफिनेटली किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सके। तो इस
तब हमारा जो टेंशन जो होगा वायर में वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बस हमें यही करना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगाया जाए, मतलब कहाँ लगाए। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हमारा जो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो कि हमारा किसको बैलेंस करेगा, mg। अगर इसको बैलेंस कर देता है ये मैग्नेटिक फोर्स, देन इन दैट केस टेंशन इन द वायर बिकम्स जीरो। जो वायर में टेंशन होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स हमें अपवर्ड लगाना है, देन इन दैट केस अकॉर्डिंग्स टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्मल टू द कॉइल, ठीक है, नॉर्मल टू द कंडक्टर। सो डायरेक्शन जो होगा, सो इन ऑर्डर हम लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू गेट मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, हमें मैग्नेटिक फोर्स जो चाहिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। सो in order to get the magnetic force in upward direction, magnetic field जो होगा should be horizontal and normal to the conductor, okay, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए एंड नॉर्मल टू द कंडक्टर होना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन और फोर्स हमें पता है, हमें अपवर्ड चाहिए, तो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्मल टू द कंडक्टर। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड किया। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से B इक्वल्स टू mg/I/L। मास हमें कितना गिवन है, 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10⁻³ जी हमें 9.8 गिवन है। करंट इज हाउ मच, करंट इज 5 एम्पियर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 0.45 मीटर। सो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.26 टेस्ला। सो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने इस पार्ट का आंसर कर दिया। अब व्हाट शुड बी द टोटल टेंशन इन द वायर, what should be the total tension in the wire if the direction of current is reversed keeping the magnetic field same as before। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे देन हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन भी रिवर्स्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट बिकम्स डाउनवर्ड। तो इन दैट केस हमारा जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ये टेंशन FM प्लस mg हो जाएगा, FM प्लस mg हो जाएगा। तो बस अब आप इसको निकाल सकते हैं। FM इज़ आवर ILB plus mg और वी नो दैट FM इज ऑलरेडी इक्वल्स टू mg, तो हम यहाँ पे इसको mg भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टेंशन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। टेंशन कितना हो जाएगा, 2mg, यानी 2 इंटू 60 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। So when we solve this, we will get 1.176 न्यूटन। तो अगर हम डायरेक्शन जो है करंट का रिवर्स कर दें तो फोर्स हमारा जो होगा कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, देन फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। इन दैट केस टोटल टेंशन हमारा ये हो जाएगा और उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.22। द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है ये। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट।
इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास क्या है, ये बैटरी हो गई गाड़ी की, ठीक है, इससे एक वायर जा रही है, दो वायर्स हैं, ठीक है, बैटरी से आप देखेंगे अपनी भी गाड़ी की बैटरी में दो वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है जब आप उसको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, मीन्स आप उसको की से अपनी गाड़ी को ऑन करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एक करंट जो है हमारा बैटरी में जाता है, ठीक है, और बैटरी जो है वो क्या करता है, दूसरे वायर के थ्रू जो है इंजन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करंट जो है, हमें पता चला कि दो मतलब जो करंट फ्लो होता है दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। यही हमारा मेन चीज़ है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड निकालना है। दो पैरेलल वायर्स के लिए हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है, और ये क्वेश्चन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ का हम पहले भी कर चुके हैं इन द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ओनली, तो ये हमने फॉर्मूला किया था। अच्छा, अब बात आती है कि फोर्स का, चलिए पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ 10⁻⁻7, 2 इंटू करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा है, 300 एम्पियर, और डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻2, बिकॉज ये सेंटीमीटर में, लेंथ का हमें काम नहीं आया बिकॉज फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें फाइंड करना था। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, सो वी विल गेट 1.2 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमें जो निकालना है फोर्स बाय यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है, फोर्स बाय यूनिट लेंथ। तो ये हमारा फोर्स आ गया, लेकिन अभी भी हमारा आंसर जो है ये 50% क्वेश्चन का ही मिला है। अभी इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो हमें नहीं पता चला। तो हमें ये पता चल गया, ये हमारी बैटरी है, ठीक है, कार बैटरी है, करंट जो है गया, एंड देन उसके बाद करंट आया, वो इंजन को स्टार्टअप करता है, तो ये काम होता है। तो करंट हमें पता चल गया कि इक्वल एंड मतलब कि अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने जो डेरिवेशंस में या फिर जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में किया है, अगर दो वायर्स अगर उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाते हैं, ठीक है, अगर उसमें अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट हो, तो हमारा बेसिकली इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी वो क्या थी, B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर फोर्स का, देखिए लगाइए ज़रा, मैग्नेटिक फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, लेफ्ट हैंड रूल लगाकर अगर हम करंट का डायरेक्शन जो है, मैग्नेटिक फोर्स करंट डाउनवर्ड है, तो फोर्स हमारा किधर होगा, वो फोर्स कहाँ पर होगा हमारा, इस साइड होगा, और यहाँ पे भी रूल लगाएंगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। सो देख लीजिए लगा के, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, ठीक है। तो हमने ऐसा ही, मैंने डायग्राम आपको बताया था किसमें, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो होता है। तो करंट जब सेम डायरेक्शन में फ़्लो होता है तो इन दैट केस जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये I1 I2 करंट है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अच्छे से, मैंने पूरा डायग्राम ये बताया था, फोर्स जो होगा दैट इज़ अट्रैक्टिव, एक दूसरे के पास आएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम से ही दिख रहा है, व्हेन द करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव। तो इस डायग्राम के थ्रू हम दिखा सकते हैं, देयरफॉर इफ द करंट, सिंस द करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सिंस करंट इन द वायर इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर फोर्स कैसा होगा हमारा, रिपल्सिव होगा, फोर्स हमारा रिपल्सिव होगा। इस क्वेश्चन में
पूरे क्वेश्चन में देख के, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है दैट करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो कॉन्सेप्ट आपको खुद से लगाना है। एंड व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप ये पूरा प्रॉपर डायग्राम के थ्रू एग्जामिनर को दिखाइएगा हाउ द फोर्स इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव। तो आपका एक्चुअली आपको खुद से ही फीलिंग आएगी, आपका खुद का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो आपको भी श्योर रहेगा कि यू विल गेट गुड मार्क्स। और अदरवाइज मार्क्स भी नहीं लेने के लिए, बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको जो है क्वेश्चन को सिर्फ न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं समझ के करना है। मैं चाहती तो ये सिर्फ मैं आपको बता देती फोर्स ये होगा एंड फोर्स इज द मैग्नीट्यूड इज दिस। मैग्नीट्यूड का इतना कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी नहीं है। या आप नॉन साइंस स्टूडेंट को भी दीजिएगा कि दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस द वैल्यू ऑफ I1 इज एट दिस एंड I2 इज दिस एंड R इज दिस, तो वो भी सॉल्व कर सकता है। बट what the physics is used in this question, उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से फील करना है एक्चुअली। So here we have finished till question 4.22. In the next episode we will be covering from 4.23 onwards. So till then students, keep practicing.